दोस्तों, जो चैनल बनाए हुए हैं यूट्यूब पर उनका 4000 घंटा पूरा नहीं होता है और ना 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, जिसमें गलती वो निराश हो रहते हैं। मैं आज बताने जा रहा हूं कि 4000 घंटा कैसे पूरा हो। यानी आपका चैनल मोनेटाइज होने की जो पहली शर्त है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे। तो 4000 घंटे के बारे में मैं आज बताना चाहता हूं दोस्त। 4000 घंटे कैसे हो, इसके लिए आपकी वीडियो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, जो हर आदमी के जीवन से कहीं ना कहीं उसमें जुड़ा हुआ हो। दूसरा, थंबनेल भी अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, टैक्स भी होने चाहिए, हैश भी होने चाहिए। तो आज मैं जीवन के उन सारे तथ्यों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं जो आपके जीवन से भी संबंधित हो, आम जन के भी जीवन से संबंधित हो। और जब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो लोग देखेंगे तो आपके वाच आवर बढ़ते रहेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में कोई भी टेक्निक नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि वीडियो मेरा लंबा होगा जो आपके जीवन से भी संबंधित होगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं फैमिली से, यानी परिवार से। अगर आप पाषाण काल की चर्चा करें तो फैमिली का स्वरूप गुफाओं में रहता था, लोग झुंड में रहना शुरू किए थे। और उस समय में कॉमन किचन होता था, लोग एक साथ रहते थे, किसी आधारित समस्या होती थी, सारे लोग रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक काल में अगर हम लोग आ जाते हैं तो लोग अब ग्रामीण स्तर पर घर बना के रहने लगे, यानी निवास करने लगे। और निवास वहीं करते थे जहां जल की उपलब्धता होती थी। लोग वहां खेती करते थे, खेती से रहते थे, पारिवारिक सदस्य मिल रहते थे, लोगों में भाईचारा शुरू हो गया। एक जगह कॉमन किचन भी होने लगा। परिवार इतनी बड़ी संस्था बन के उभरी कि लोगों के दुख सुख, अपने विचार आहार के बारे में चर्चा होने लगी और वो पारिवारिक संस्था एक दूसरे परिवार से मिलने लगे और उसके साथ साथ शादी विवाह, नाता, रिश्तेदारी, पर्व इत्यादि त्योहारों पर होने लगी। महिलाओं का जो स्वरूप परिवार में देखने को मिलता था, उस समय में परिवार के मुख्य सदस्य के रूप में महिलाएं हुआ करती थी और महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान था। यानी यहाँ तक भी कहा जाता है कि महिलाएं वहीं निवास करते हैं जहाँ देवता निवास करते हैं। यानी महिला की पूजा, अगर देवता की पूजा करते हैं तो महिला की भी पूजा स्वतः हो जाती है। तो परिवारों में महिलाओं का बहुत स्थान था। प्राचीन काल की महिलाओं की अगर चर्चा करें तो मैत्रेयी, घोषाला, अपाला, शकुंतला, बहुत सारी महिलाओं की चर्चा हम लोग करते हैं जो हमारे इतिहास में कहीं न कहीं जगह है। मध्यकाल में भी आ जाइए, रजिया सुल्तान, झांसी की रानी, बहुत सारी आई महिलाएं जो इतिहास में नाम रच दी है। दिल्ली की सल्तनत पर तो भी महिला रजिया सुल्तान बैठी। वर्तमान काल में भी महिलाओं का बहुत अच्छा दर्जा है। महिलाएं अब घर से निकलकर बड़े बड़े नौकरी करने लगी, यहाँ तक कि प्लेन भी उड़ाने लगी, राष्ट्रपति भी बनी, महिलाओं को दर्जा भी मिला। और गांधी जी हमारे देश के जो हैं राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, भारत का ही नहीं विदेशों में भी। तो उनके माध्यम से पश्चिमी देशों में जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाएं अब सामान्य रूप से जिंदगी के उन हर क्षणों में हर जगह पर जाने लगे जहां महिलाओं की पूछ होने लगी। यहाँ तक कि महिलाएं को हर छोटे बड़े कार्य में उनका पूछ होने लगा, हर काम में सलाह भी देने लगी और हर कार्य में वो दिल से करने लगी। महिलाएं खेतों में तो काम करती ही थी, खेतों से निकलकर अब घर में भी सिलाई, फराई, कटाई इत्यादि सारे कार्य करने लगी। महिलाएं अब शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई। शिक्षा के क्षेत्र में कल तक वह शिक्षण कार्य में ही अपनी दिनचर्या दे रही थी, अब शिक्षण कार्य से भी बाहर निकलकर वो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने लगी। और अभी बड़े बड़े कल कारखानाओं में महिलाएं इंजीनियर होते हैं। पहले महिलाएं टेक्निकल इंजीनियर के रूप में सॉफ्टवेयर अपनाती थी, अब तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग प्राप्त करें। महिलाएं चिकित्सा क्षेत्र में आई, बड़े बड़े से डॉक्टर भी बन गई। अभी सुखोई विमान को भी उड़ाई और पहली विमान चालक मिथिला क्षेत्र की भावना कंठ भी बनी। महिलाओं का दर्जा ऊंचा होता गया। महिलाएं परिवार के लालन पालन में बहुत आगे बढ़ी और कहावत है कि जिस परिवार की महिलाएं सुसंस्कृतज्ञ है, सभ्य है, वहाँ बूढ़ों को सम्मान मिलने लगा, बड़े बुजुर्गों को सम्मान भी मिला, बच्चों को लालन पालन में उनका दर्शन स्थान भी बहुत आगे तक बढ़ा और महिलाएं बहुत आगे निकल गई वहाँ से। महिलाएं जो
एकीकृत फैमिली के रूप में थी, अब वो समाज के बड़े दायरे में आ गई। राजनीति क्षेत्र में देख लीजिए, सुचित्रा कृपलानी हो, सरोजिनी नायडू हो, अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारी हैं इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री बनी, बहुत सारे गवर्नर बनी, ये सब महिलाएं का योगदान है। परिवार इतनी बड़ी संस्था बन गई उभरी कि महिलाओं का दर्जा तो उसमें मिला ही, पुरुष का दर्जा भी मिला, और पुरुष का दर्जा तभी ऊंचा हुआ, पुरुष तभी कमाल हुए जब महिलाएं उसमें एक साथ रहना शुरू की। और महिलाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं अपने घर को सजाने संवारने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। आप सवेरे सवेरे जैसे ही उठते हैं तो देखते हैं कि महिलाएं सबसे पहले किचन का सरोकार रखती है। किचन में जैसे ही जाती है उनको पता है सब्जी है नहीं है, दाल है नहीं है, चावल है नहीं है, कौन सा खाना बनेगा, किसकी रुचि के मुताबिक कौन सा भोजन बनेगा, और सवेरे सवेरे 7 बजते बजते वो खाना बनाकर रख देती है। कुछ लोगों को दूर के कार्यालय में काम करना पड़ता है, कुछ को खेत में जाना पड़ता है, खेत में भेजने पर उनका खाना 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाता है, वह भी खाना महिलाएं समय पर भिजवा देती है। बच्चों को टिफिन देना वो भी महिलाएं कर लेती है। इवन की महिलाओं को नहाने का भी समय नहीं मिलता है, आराम करने का भी समय नहीं मिलता है, लेकिन संयुक्त परिवार में महिलाएं का सारा काम पहले कर लेती थी। अभी भी महिलाएं जब एकीकृत परिवार में भी आ गई हैं तो महिलाओं को किचन से नाता नहीं छूटा है। वह भोरे उठते ही बच्चों को टिफिन बना के स्कूल भेजती है, दोपहर का खाना बनाती है, हस्बैंड को टिफिन देना है, बच्चों को देना है, घर में अगर कोई और बूढ़ बुजुर्ग आदमी है तो उनको भी समय पर खाना देना है। इन सब कार्य करते करते महिलाएं जो है सो बहुत आगे निकलने लगी। महिलाओं को अब जो छोटी मोटी समस्याएं भी हुई शहरों में, तो वह अपने आप दुकान जाने लगी, बाजार का काम करने लगी, चिकित्सीय कार्य करने लगी, क्योंकि पति को दूर काम करना पड़ता था। इस प्रकार महिलाएं पहले से ज्यादा सक्षम भी हुई, जागरूक भी हुई, और उन्हें दर्जा भी प्राप्त हुआ। महिलाएं अब इतनी तेज हो गई, इतनी कामयाब हो गई कि अगर छोटी समस्याओं का आवाज उठाने के लिए अगर पुरुष नहीं भी उठाते हैं तो महिलाएं एकीकृत होकर जमा कर उस आवाज उठाने लगी। आए दिन देखने को मिलता है कि सड़कों पर अगर जुलूस कहीं निकल रहा है तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है। समाज में वो प्रखर के रूप में उभरी, और महिलाएं को मैं देखता हूं कि आए दिन जितने भी कार्यालय हैं वहां में आधे से अधिक भागीदारी महिलाओं की हो गई है, चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे जिला के कार्यालय हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के कार्यालय हो। अभी तो एक गुलाबी टेम्पू का भी परिचालन शहर में हो रहा है जिसके चालक महिलाएं ही हैं। अस्पताल में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो जितने भी नर्सेज आप देखते हैं, जो भी देखते हैं, सब महिलाएं उसमें दिखती हैं। इवन की प्लेन के अंदर में जितने भी एयर होस्टेस सब महिलाएं हैं। बड़े बड़े कल कारखानों में जितने भी लाइजनिंग अफसर, कस्टमर केयर, उसमें महिलाएं ही हैं। यानी महिलाएं, अब यहाँ तक कि रेल के चालक भी महिलाएं हैं, रेल के परिचारिका भी महिलाएं हैं। जितने भी हम सफर वंदे भारत ट्रेन सब आ रही है उसमें सेवा प्रदाता के रूप में महिलाएं ही उभरी है। मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं का हमारे समाज में सम्मान हो, महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी हो, और महिलाओं को भी यह दायित्व तो बनता है कि वह अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक निभावे, समाज में जो विकृति नहीं होने दे। अगर एक महिला पढ़ गई तो समझो कि घर तर गई, और महिलाओं के पढ़ने से सबसे बड़ा बात होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो तो जरूर पढ़ते हैं। तो जब महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो हमारे पढ़ेंगे, और हमारा महिलाएं जब घर को ठीक संभाल सकती है तो अपने समाज को भी सुधार सकती है, जहाँ रहती है उस परिवेश को सुधार सकती है। अभी आने वाले दिनों में जब मैं जाता हूँ बाजार क्षेत्र में, महिलाएं अधिक संख्या में देखता हूँ कि सब्जी बेचते हुए इत्यादि, तो कभी कभी उनसे मैं जब पूछता हूँ तो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे, माने कोई IAS पास है, कोई BA पास है, लेकिन अपना व्यवसाय करते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपना व्यवसाय करते हैं। पहले महिलाओं को कहीं जाने में दिक्कत होती थी, अकेले कैसे जाएंगे, घर जाएंगे, नहीं। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, महिलाओं में आत्मबल बढ़ा है, और वो महिलाएं अब वो काम कर लेती है जहाँ पुरुष पिछड़ते जा रहे थे। महिलाएं सम्माननीय है, महिलाएं पूजनीय है, और महिलाएं जो एक झुंड में रहती थी कबीलाई से, वहां से निकलकर समाज के उस तबके तक पहुंच गई है, उस दर्जे तक पहुंच गई है जहां पर महिलाओं को
पहुंचने में हजारों वर्ष लगते, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की धार्मिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उन्हें हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है और महिलाएं आगे निकलती ही जा रही है। आने वाले समय में महिलाओं का बहुत ऊंचा दर्जा होगा और मुझे उम्मीद है कि महिलाएं परिवार को तो स्वर्ग बनाती ही हैं, घर को स्वर्ग बनाती ही हैं, मोहल्ले को स्वर्ग बनाती ही हैं, राज्य को स्वर्ग बनाती हैं और देश को भी स्वर्ग बनावे। मैं भारतवर्ष के उन महिलाओं को कहूँगा कि जो अपने कार्य के अतिरिक्त कुछ सामाजिक कार्य भी करें। इस कार्य के लिए मैं अब धर्म से परिवार को ओर देखता हूँ। महिलाओं को अब घरों के कार्य के अलावे अब धर्म पर भी उनकी रुचि बढ़ने लगी और धर्म के साथ साथ परिवार को भी उन्होंने महत्व दिया और परिवार के लोगों के बीच रहकर धर्म कार्य भी वो करने लगे। धर्म के लिए उनके जीवन में बहुत ही महत्व हुआ और धर्म को उन्होंने अलग ढंग से लिया। धर्म को महिलाएं पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अगर काल देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो धर्म था सो उस समय में पशुपति मिला है खंडित रूप में, वृक्ष भी मिला है, नर्तकी भी मिली है। तो यह तो प्रमाणित होता है कि उस समय धर्म का जगह था, लेकिन वो धर्म किस रूप में था, एक ईश्वरवाद था या क्या था, सब प्रमाणित नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि उस काल की जो लिपि है, लिपि को अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है, जिसके चलते ये प्रमाणित नहीं हो पाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि थी वो पढ़ने योग्य है या नहीं है। तीसरा, महिलाएं धर्म कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और धर्म को वह अपने जीवन में उतार ली। व्रत रखना, खास ओकेजन करना, इवन की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे यज्ञ होने लगे। उस यज्ञों में महिलाओं का स्थान बहुत आगे बढ़ने लगा। पूजा का फलस्वरूप जो है सो पत्नी के बिना संभव नहीं था। जैसे बहुत सारे यज्ञ का उदाहरण मिलते हैं जिसमें पत्नियों के साथ लोग रह करते थे। इन यज्ञों में जो भी पूजा पाठ का महत्व हुआ वो महिलाओं के बिना नहीं हुआ। तो महिलाएं पूजा पाठ में तो हिस्सा ली, लेकिन पति के बिना वो हिस्सा नहीं ले पाती थी। महिलाएं धर्म कार्य जो घर में होते थे, सामूहिक पर्व हुआ या जो भी हुआ, उसमें महिलाएं अपने जीवन में बहुत ही कार्य करने लगी। धर्म का जो स्थान था महिलाओं के जीवन में बहुत बढ़ चढ़ कर करने लगा। महिलाएं हर समय धर्म से लिप्त रहती थी, बिना पूजा पाठ का भोजन भी नहीं करती थी इत्यादि। साथ ही उनके जीवन में धर्म इस प्रकार हो गया कि वह धर्म के बिना कुछ कर भी नहीं पाती थी। भोजन करना या जो भी करना वह पूजा पाठ के बाद ही होता था। साथ ही वह बच्चों को भी इस प्रकार शिक्षा देने लगी कि बिना पूजा पाठ के घर में भोजन नहीं हो। महीने में हर दिन किसी न किसी प्रकार धार्मिक उत्सव होने लगा और लोग उसको अपने ढंग से करने लगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हुआ कि अब घर में बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ का स्थान होने लगा। पूजा पाठ के रूप में छठ पूजा, दीपावली, होली इत्यादि। लोग धर्म कार्य के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह घूमने भी लगे, भ्रमण भी करने लगे। गंगा स्नान, बद्री का आश्रम जाना, केदारनाथ जाना, बहुत सारे धर्म होने लगे। और वर्तमान स्वरूप में जो धर्म इस रूप में दिखते हैं कि अब धर्म जीवन में एक अध्याय बन चुका है। साल भर में लोग कहीं न कहीं धर्म के लिए घूमते रहते हैं। अभी पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत दिया जाए तो हर राज्य में कहीं न कहीं धार्मिक मान्यताओं का केंद्र है। अगर आप कश्मीर चलें तो वहाँ पर वैष्णो देवी, हरियाणा जाए तो ज्वाला देवी, राजस्थान जाए तो पुष्कर, हरियाणा में जाए तो कुरुक्षेत्र का मैदान, दिल्ली में बहुत सारे स्थान हैं। दक्षिण भारत में जाए तो एक पर एक चीज़ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा जाए तो पुरी का मंदिर हो गया, कामरू कामाख्या आसाम में हो गया। इसके अलावा पूर्वांचल के जो राज्य हैं उन राज्यों में भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। सबसे चीज़ उत्तर भारत में हर गांव और हर जगह देवताओं का वास स्थान माना जाता है और उसमें लोग पूजा पाठ करते हैं।
पूजा पाठ का जीवन में इतना महत्व हुआ कि बिना पूजा पाठ के लोग अब भोजन भी नहीं करते थे। महिलाओं तो पूजा पाठ में इतना भाग लेने लगी कि उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, फिर भी वह पूजा पाठ करते रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण स्थान वो हुआ कि पति के लिए अलग व्रत, पत्नी बच्चों के लिए अलग व्रत। जितिया एक ऐसा पूजा है जो बच्चों के लिए किया जाता है। महिलाओं में मान्यता है कि अगर हम जितिया व्रत करेंगे तो मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पुरुष के लिए वह तीज करने लगी, बट सावित्री की कथा करने लगी। आजकल तो अलग एक चलने वाली पूजा प्रारंभ हुई है जो लोग करते हैं। ये पंजाब से ये व्रत आया है जिसमें स्त्रियां अपनी पूजा करती है करवा चौथ, और कहती है कि इसके दिन पति का चलनी में मुंह देखने से, चांद का मुंह देखने से बहुत सारी भाग्यशाली होती है। हर व्रत में बहुत खर्च भी बढ़ा। धार्मिक अनुष्ठान ऐसे नहीं होने लगे, धार्मिक अनुष्ठान करने में बहुत खर्च होने लगे। यहाँ तक कि खर्च बढ़ गया कि एक छोटे से छोटे धार्मिक आयोजन करने में 1500 रुपये के खर्च बढ़ने लगे। अब तो लोग उस पूजा के साथ साथ भोज भंडारा का भी महत्व होने लगा। लोग साधुओं को भी भोजन कराने लगे। उन भंडारे में साधु के साथ साथ इष्ट मित्रों को होने लगा। उसके अलावे पारिवारिक सदस्य जो बाहर होते थे वो भी गांव आने लगे। यानी धार्मिक आयोजन एक उत्सव का रूप ले लिया। और साधारण रूप में कहा जाए तो जो जितने बड़े धार्मिक आयोजन करते थे उनको समाज में उतनी ही मान्यता मिलती थी। जैसे रामार्चा यज्ञ हो गए, राजसू यज्ञ या अन्य अश्वमेध यज्ञ, ये तो राजा महाराजाओं की चीज थी। लेकिन छोटे छोटे यज्ञ होने लगे, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, विष्णु यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होने लगे। इसके अलावा साधु संतों का मनुष्य के जीवन में आगमन हो गया। अब साधु संत यज्ञ कराने लगे, भिक्षाटन करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जाकर, और धार्मिक कार्य में उनकी जो भागीदारी होने लगी साधु संतों की, मनुष्य उससे पीछे नहीं रहा। अब हम लोग उनको नकार भी नहीं सकते थे, उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे। ये साधु संत हमारे लोगों के लिए, हम लोग यहाँ जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे। साधु संत तो कुछ बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे ही थे, कर्मयोगी थे, बहुत अच्छे कार्य भी करते थे। लेकिन कुछ संतों में ढकोसला भी हुआ करता था। ये संत प्रमुख केंद्र में है। जैसे अगर आप नेपाल में जाएं तो जनकपुर, उत्तर भारत में अयोध्या, वाराणसी, केदारनाथ चले जाएं, बद्रिका आश्रम चले जाएं, पंच केदार चले जाएं, ये साधु सब वहां आने लगे। साल भर में इसके अलावे 2-3 कुंभ का आयोजन भारतवर्ष में होता है, और कुंभ के आयोजन में इतने धार्मिक कार्य होते हैं, इतने पैसे खर्च होते हैं कि उस कार्यों में अगर जितने पैसे की खर्च हो रही है उससे बड़े बड़े कल कारखाने का भी स्थापना किया जा सकता है। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताएं इतनी जड़ गई है, इतनी गूढ़ हो चुकी है कि हम लोग उसको आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। अभी महाकुंभ पर्व आने वाला है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अभी माघी पूरा मेला चल रही है, माघ महीने में गंगा स्नान का अलग पर्व है। इसके अलावे हम लोग यहाँ संक्रांति पर्व है, उसमें होता है। तो धर्म हमारे जीवन में इतना महत्व रख लिया है कि धर्म के बिना अब हम नहीं रह सकते। यहाँ तक कि छोटी छोटी मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जब कभी संकट में होता है, कभी बीमार पड़ता है या कभी कुछ होता है, तो धर्म का सहारा लेता है। मंगलवार के दिन हनुमान की पूजा, मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा, शनिचर के दिन शनि देवता की पूजा, बृहस्पति के दिन विष्णु भगवान की पूजा। यानी दिन के साथ भी देवताओं का स्थान मिल जाएगा। यहाँ तक कि जातियों को भी अपने अपने देवता मिल गए। हर जाति का कोई ना कोई देवता का स्थान है। अगर चित्रांश हैं तो चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा हो गई। कुछ सनातनी हैं जिनका सभी देवताओं पर अधिकार रहा। कुछ लोग जो हैं जो चुरावल देवता की पूजा करते हैं। इस प्रकार जाति के साथ साथ भी देवताओं का संबंध हुआ। तो संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी धर्म हैं या जो भी हैं भारतवर्ष में हर क्षेत्र में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पूर्वोत्तर का भाग हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो,
चाहे दक्षिण भारत हो या भारत का अन्य देशों के साथ संबंध जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, इन जगह पर हमारी धार्मिक मान्यताएं इतनी मजबूत है कि हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इन धर्म के साथ साथ भारतवर्षी लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ भी धर्म को रखे, पूजा पाठ करते रहे। मनुष्य के धर्म के साथ साथ जीवन में परिवर्तन भी होने लगा और अब परिवार किसी न किसी रूप में राजनीतिक केंद्र बिंदु के तहत आने लगे। पारिवारिक लोग राजनीति में भी भाग लेने लगे और राजनीति के संरक्षण भी प्राप्त होने लगा। बहुत सारे घर में देखा गया कि एक ही परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक आदमी इस दल के फॉलोअर हैं तो दूसरे आदमी दूसरे दल के फॉलोअर हैं। इस प्रकार लोग एक दूसरे से मिलने लगे। राजनीति महत्वाकांक्षी इतनी बढ़ गई कि लोग अब राजनीति के साथ साथ चुनाव में भी भाग लेने लगे। चुनाव चाहे पंचायत स्तर का हो, नगर पालिका स्तर का हो या विधायक स्तर का हो, सांसद स्तर का हो, चाहे छोटे बड़े चुनाव में लोग भाग लेने लगे। भाग लेने से राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। लोग राजनीतिक में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे। राजनीति के साथ साथ उनका समाज में पैठ भी बढ़ा। अब वो पदाधिकारियों के करीब आने लगे और राजनीति को अपना रंग दिखाकर, रंग बढ़ा चढ़ाकर आपस में लोग पदाधिकारियों के साथ तालमेल कर अत्यधिक रसूख वाले बनने लगे। यहाँ तक कि राजनीति के बदौलत बहुत सारे समाज में क्राइम भी आया। राजनीति के आड़ में बहुत सारे चीज़ लोग दिखने लगे। अब लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आकर मजबूत रूप में से रहने लगे और गुंडागर्दी के भी बढ़ावा मिला। राजनीतिक संरक्षण के तहत बहुत सारे लोग अपने को समाज का ठेकेदार भी बन गए। राजनीति की इतना महत्वाकांक्षा हो गई कि आने दिन चुनाव में मार पीट, पैसे का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके चलते लोगों में आक्रोश भी बढ़ा। कुछ लोग राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे तो कुछ लोग जो है से राजनीति को नकारने लगे। राजनीति में लोग इतने मशगूल हो गए कि आपसी के जो परिवार से आसपास में रहने वाले भी थे सब एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। यहाँ तक कि परिवार के लोग राजनीति वालों से नफरत भी करने लगे, दूर रहने लगे और उन लोगों में आपस में इतनी वैमनस्यता हो गई कि राजनीति के चलते बहुत सारे परिवार, जात पात की भावनाएं बढ़ गई। छोटे जात बड़ी जात, आरक्षण का मसला आया, धार्मिक उन्माद का मसला आया। इस बीच में राजनीति में देवताओं का भी प्रवेश हुआ। मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जो भारत सनातनियों के लिए शुरू से अलग हो चुके थे, वह अब राजनीति का हिस्सा बन गए, राजनीति के स्टंट बन गए। एक तरफ राजनीति के स्टंट एक पार्टी की बनी तो दूसरी की पार्टी के लोग इसका विरोध करने लगे और वो राजनीति में कहा कि जब देवताओं के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है तो बाकी जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। इन सब कार्यों को लेकर राजनीति में दो पक्ष प्रबल हो गए। एक पक्ष जो समर्थक थे, दूसरे पक्ष जो इसके प्रबल विरोधी हुआ करते थे। राजनीति बहुत कठिन चीज़ हो गई, जहाँ पर आप देखेंगे कि इन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवताओं का जो स्थान है अब राजनीति का रूप देने लगने लगा। लोग अब खुलकर राजनीति में इसको देखने लगे। राजनीति के साथ साथ जहाँ तहाँ बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होने लगा। विकास की बात की जाए तो राजनीति का हिस्सा बना, लेकिन जितना जल्दी बनना चाहिए था, जितना विकास की चर्चाएं चुनाव में होनी चाहिए थी, राजनीति में इसकी जितनी पहुंच बढ़ानी चाहिए थी वह नहीं हुआ। विकास तो बहुत दूर रहा, लेकिन लोग राजनीति को इतने आसानी से नहीं लिए जितने के विकास से लिए। सिंचाई का भी मुद्दा नहीं बना। राजनीति का मुद्दा सिंचाई बना, लेकिन वह कुछ खास लोगों तक सिमट के रह गया। शिक्षा राजनीति का मुद्दा बना, जरूर बना, शिक्षा पर चर्चा भी हुई, शिक्षा पर बातें भी हुई, शिक्षा के साथ साथ विकास की भी चर्चा हुई, लेकिन राजनीति में शिक्षा का जो महत्व होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
इसके अलावे आरक्षण का मुद्दा भी राजनीति का हिस्सा बना, लेकिन ये निजी स्वार्थ के लिए। मुझे इस संबंध में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, राजनीतिक बातें हो जाएंगी, मैं राजनीतिक बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन विकास के संबंध में राजनीतियों वालों को जितना पहुंच होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए। राजनीतिकरण तो हुआ, राजनीतिकरण बहुत हुआ, लोगों को आपस में हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। राजनीति में महिलाओं की भी हिस्सेदारी हुई, महिलाएं भी राजनीति में भाग लेने लगी, महिलाएं भी चुनाव में भाग लेने लगी। दिन रात महिलाएं आम आवाम का आवाज़ उठाने लगी, और महिलाएं जो राजनीति में आई वह प्रत्यक्ष रूप से आई। कुछ तो चुनाव जीती, कुछ मंत्री भी बनी, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी बनी। किसी किसी राज्य की तो मुख्यमंत्री आपको महिलाएं ही रही। इन सब कार्यों को जब हम लोग देखेंगे तो महिलाओं को हमारे समाज में बहुत अच्छा स्थान रहा, महिलाएं बहुत आगे तक निकलती चली गई। आने वाले समय में राजनीति में महिलाओं का इतना कद ऊंचा हुआ कि अगर आप देखेंगे तो महिलाएं समाज के एक अव्वल दर्जे की रूप में उभरी। महिलाएं राजनीति का हिस्सा तो बन गई, राजनीति समाज में पकड़ लिया, परिवार से निकलकर आगे तक चला गया। धर्म का स्थान परिवार में आ चुका था, परिवार का स्वरूप टूट गया था, परिवार अब एकीकृत हो गए थे। जो परिवार कल तक समाज के एक समस्याओं का निदान का केंद्र हुआ करता था, आर्थिक विकास का केंद्र हुआ करता था, लोग सामूहिक रूप से रहते थे, वह परिवार अब बहुत दूर होते जा रहा था। एकीकृत परिवार हो गया था। शहरी परिवार में अगर ग्रामीण परिवार आते भी थे, उनके संबंधी भी होते थे, तो वो मान मर्यादा नहीं मिलती थी, चूँकि उनको अपने से भी पहले से दिक्कत होती थी। तो इन सब कार्यों को लेते लेते शहर क्षेत्र में आप देखेंगे कि परिवार बहुत दूर होते चले गए। शहरियों का ग्रामीणों से नाता तो रहा, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए रहा। वो अपने स्वार्थ में ग्रामीणों को साथ में रखे, अपने विकास के लिए उन्हें जो करना हुआ करा। राजनीति का सहारा लेना हो, चाहे शहर में अपने संपत्ति बटोर कर सहारा लेना हो, लोग आगे से आगे बढ़ते चले गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो तब पैदा हुआ कि शहर में एक भाई दूसरे भाई से आपस में नहीं मिलने लगे। जाति धर्म की तो बात दूर, अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे से टूटने लगे। दुखद पहलू तो तब हुआ जब परिवार के बूढ़े बुजुर्ग सदस्य का मान सम्मान नहीं हुआ और ओल्ड एज खुलने लगा। ओल्ड एज शहर में आ गए। अब फादर्स डे मनने लगा, मदर्स डे मनने लगा। तो मैंने एक बार कहा कि फादर्स डे तो उनको मनाना जिनके फादर साथ में नहीं होते। मैं तो फादर के क्या चाचा को भी साथ में रखता हूँ, सास ससुर को भी साथ में रखता हूँ, तो मुझे फादर्स डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे। वैलेंटाइन प्रेमी प्रेमिका का दिन। अरे मैं तो पति पत्नी एक दूसरे के प्रेमी हैं, साथ में रहते हैं, तो प्रेमिका पति का बनावटी अच्छा नहीं लगा। मदर्स डे लोग मनाने लगे कि माँ के साथ समान है। मदर्स तो मेरे साथ ही रहते हैं। ये तो उस विदेशों की उपज हुई जहाँ जैविक माता पिता का बहुत अभाव था कि उस बच्चे के असली माता पिता कौन है ये पता ही नहीं चलता है विदेशों में। तो भारत में भी इसकी प्रचलन हुई और ओल्ड एज हुआ। ओल्ड एज को मैंने एक दो भ्रमण किया है। बहुत दुख होता है जब उन बुजुर्गों से मैं मिला, उनके दुखद पहलू को जाना, उनके दुख को का समझा। पता चला कि जितने भी बुजुर्ग ओल्ड एज होम में हैं, सबके बच्चे कहीं ना कहीं विदेशों में। इंडिया में जो बच्चे हैं वो माता पिता के साथ हैं, और इंडिया में वो बच्चे ही नहीं, इंडिया में वो बच्चे माता पिता के साथ हैं जो सबसे गरीब हैं। ओल्ड हो जाने पर अगर 2-3 बच्चे हैं किसी माता पिता के, सभी बच्चों के द्वारा केयर नहीं की जाती है, समस्याओं को बताकर। जो सबसे कमाई वाले बच्चे हों या जिनको करना हो वही माता पिता करते हैं। दुख तो तब होता है जब वो माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार परवरिश किए हैं, किस प्रकार पढ़ाए हैं, किस प्रकार उसके जीवन में उनके बच्चों के विकास के लिए माता पिता काम किए, माता पिता को किनारे कर दिया जाता है। अभी हाल ही दिन में एक घटना का जिक्र हम करना चाहते हैं। रामलला का प्रतिष्ठापन दिवस था अयोध्या में। हमारे पड़ोस के माता पिता उन अपने बच्चों से कहा कि बेटा मुझे जाना है। उनके पति पत्नी इस ढंग से उनके साथ व्यवहार किए
कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। लास्ट में उनके पड़ोसी ने कहा कि पैसे मेरे पास में, आप ज़रूर जाएं। कहा कि मुझे नहीं जाए, मुझे पैदल जाना मंजूर, लेकिन मैं इन अभागे बच्चों के साथ नहीं रहूँगा। लास्ट में गलती मान मनोबल हुई। आदमी ये नहीं समझ पाते हैं कि कल मुझे भी बूढ़ा होना है, कल मैं भी बूढ़ा होऊंगा, कल मेरे साथ क्या होगा। रामायण में वर्णित है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपके साथ भी होगा। अगर आप अपने माता पिता की मान सम्मान इज्जत नहीं देते हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे भी आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। और आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे। ये शरीर नश्वर है, इस शरीर में कब क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। जिस शरीर के बदौलत आज आप अपने को स्थापित करके समाज में महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहते हैं, कल वह जो बूढ़े आपके माता पिता है, आपके सास ससुर है या पड़ोसी हैं, वह चरित्र, वह उम्र आपके साथ भी आने वाली है। जरा गौर से सोचिए, अगर महात्मा बुद्ध बूढ़े बुजुर्ग को नहीं देखते, जीवन में उतने परिवर्तन नहीं देखते, तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से नहीं निकलना पड़ता। तो ये शरीर नश्वर है, हम लोगों को मान सम्मान करना चाहिए, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जो भी हों, हम लोगों को एक दूसरे को मान सम्मान करना चाहिए। साथ ही बदलते स्वरूप में जितनी भी बदलती हुई परिस्थिति है, इन सारी परिस्थितियों में हम लोग एक दूसरे को मदद करें। अभी जो इतने भी सोशल प्लेटफार्म आए हैं, सोशल साइट आए हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ईमेल हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे सोशल साइट आए हुए हैं। इस पर हम लोग फ़ायदा उठावें। अभी जो यूट्यूब का चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से लोग पैसे कमा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको निगेटिव साइड में लेते हैं, भर दिन दूसरों का फोटो देखते रहते हैं। यूट्यूब पर हम अच्छे से अच्छे चीज़, ज्ञानवर्धक चीज़ रखें और ये करें। अभी यूट्यूब पर मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो 4000 घंटा जब आपका वीडियो अच्छे क्वालिटी का होगा तो लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो घंटा स्वतः बढ़ जाएगा। तो आज का जो वीडियो मैंने रखा, परिवार के नाम की संस्था, उसको धर्म से मैंने जोड़ा, राजनीति से जोड़ा, और वर्तमान में विकास से भी बताना चाहता हूँ। विकास इतने हो गए हैं कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। आप बंगलौर चल जाए, आप हैदराबाद चले जाएं, आप कलकत्ता चले जाएं, आप दिल्ली चल जाएं, पत्नी अलग शिफ्ट में काम करती है, पति अलग शिफ्ट में काम करता है, और दोनों करते हैं। परिवार के नाम की संस्था तो समाप्त हो गई। अब जो भोजन घर में परिवार के सदस्य मिलकर बनाते थे, बच्चों को परोसते थे, गर्म भोजन लोग एक साथ करते थे, गर्म भोजन तो अब होटल में चला गया। चाचा के पराठा से खाना आ रहा है, आंटी के रसोई से आ रही है, मौसी के पकवान से आ रही है, और देने वाले कौन है भाई? जोमेटो है, फूड पांडा है, पिज्ज़ा है, बर्गर हैं, भोला लिट्टी है, बहुत सारे लोग खाना पहुंचा रहे हैं। तो अब खाने का भी स्वाद समाप्त हो गया। अगर बच्चों से पूछा जाए कि दूध कहाँ से आता है, तो बच्चे क्या बताएंगे कि बूथ से आता है। बच्चों से पूछा जाए चावल कहाँ बनता है, तो कहा पैकेट में बनता है। उसको ये भी पता नहीं है, चूंकि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान तो है नहीं। लोग गांव जाना छोड़ दिए, लोग गोवा जाना पसंद करते हैं, लोग पुरी जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो जगह जहां माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, जिस जगह पर उसका विकास हुआ, जिस जगह पर रह के समाज के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद के स्वरूप देकर आज प्रतिष्ठापित किया, उस जगह जाने में दिक्कत है। क्यों? हमारे बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे। उनके बच्चे ट्रेन में जाना पसंद करते हैं, उनके बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं पुरी में जाके, उनके बच्चे गोवा में जाकर एडजस्ट कर जाते हैं, उस बालू पर एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन गांव घर में जो माता पिता जहां पर वो पले बढ़े वहां एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दुर्भाग्य तो तब होता है जब दादाजी का नाम पूछा जाए तो बताने से बच्चे असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन नाना नानी का बताया जा चुकी उसकी माँ नाना नानी ही सिखाती है, दादा दादी नहीं सिखाती है। बहुत कष्ट होता है सर। तो मैं बताना चाहूँगा कि परिवार नाम की जो संस्था है वो पाखान काल से लेकर और आज तक का जो विकास स्वरूप हुआ है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन को झेला है, बहुत सारा चीज़ देखा है। और आज की जो मेरी वीडियो है थोड़ी लंबी है, मैं चाहूँगा कि इसको आप देखें, जहाँ पर कमेंट करने की आवश्यकता कमेंट भी करें। इन वीडियो के माध्यम से मैंने आज पूरे चीज़ को सहेजने की कोशिश किया है, एक जगह रखने का कोशिश किया है,
अंत में मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जब देखेंगे तो आपका घंटा पूरा होगा और 4000 घंटा तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा दोस्त। इसलिए मैंने ये वीडियो लंबी बनाई है। दूसरा, इस वीडियो में सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। आपको जो पार्ट अच्छा लगे उस संबंध में कमेंट करेंगे। तीसरा, 4000 घंटा पूरा करने के लिए आप जब भी वीडियो लोड करें तो उसका थंबनेल भी अच्छा बनावे, उससे भी प्रभावित होता है। हैशटैग भी होते हैं, टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखें। 4000 घंटा पूरा हो जाएगा दोस्त। और ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कृपया आने वाले समय में हम एक वीडियो लाते रहेंगे। आप टैग लगा में अच्छा करें और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी दबाना नहीं भूलें और इसमें कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।